अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी कहानी है डाइन का इंतकाम। मगर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। हाँ, मैं एक डाइन हूँ, इस दुनिया की सबसे ताकतवर डाइन। सायरा की आवाज़ गूंजी। क्यों आती हो हमारी ज़िंदगी में? क्यों तबाह करना चाहती हो हमारी ज़िंदगी? अब की बार रिफत बोली। नहीं, मैं किसी की ज़िंदगी बर्बाद करने नहीं आई। मैं डाइन ज़रूर हूँ मगर बुरी नहीं। सायरा फिर से चिल्लाई। हमारी माँ को खा गई और कहती हो मैं बुरी नहीं हूँ? अरूसा की आंखों में आंसू निकल आए। अरूसा, तुम अच्छी तरह जानती हो अम्मी को किसने ख़त्म किया? सायरा ने गुस्सा से अरूसा को देखते हुए कहा। बहुत सुन ली हमने इस डाइन की बकवास। ज़बूना, अब इसको ख़त्म कर दें। अनवर ने ज़बूना को कहा। इन्हें छोड़ो, मुझे जाने दो। बुजुर्ग के पेड़ के साथ रस्सियों से बंधी सायरा चिल्लाने लगी। आज तो तुम्हारा मरना तय है। साकिब, जो कि काफ़ी देर से चुप था, बोल ही उठा। जनुबा ने हाथ में पकड़ी हुई जम की बोतल से ढक्कन खोला और सारा पानी सायरा पर फेंक दिया। सायरा के जिस्म से धुएं उठने लगे। सायरा दर्द से चिल्लाने लगी। इसकी चीखों से पूरा गांव गूंज उठा। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। मैं अपने बच्चों को लेकर यहाँ से बहुत दूर चली जाऊंगी। मुझे मेरे बच्चों के पास जाने दो। वो माँ के बिना कैसे रहेंगे? सायरा इल्तजा करने लगी। तुम माँ नहीं, डाइन हो, डाइन। रिफत ने कहा। मैं डाइन ज़रूर हूँ, पर खुदा ने मुझे एक माँ बनाया है। सायरा के गाल आंसुओं से भर गए। बस, अब बहुत हो चुका है। बहुत बोल लिया। अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। जनुबा ने कहते हुए एक तरफ रखे हुए मिट्टी के तेल का कैन उठाया और सायरा के पास जाकर सारा तेल इस पर छिड़क दिया। इससे दूर हो जाए। अब सायरा का चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। सायरा की आंखों का रंग बदले सफ़ेद हो गया। पाँव पीछे की तरफ मुड़ गए। नाखून बहुत लंबे और नीले हो गए। बस, बहुत गिड़गिड़ा लिया मैंने। अगर आज मेरी ज़िंदगी ख़त्म हुई तो बर्बाद करके रख दूंगी मैं तुम सबको। मैं एक डाइन हूँ, इस दुनिया की सबसे खतरनाक, और एक डाइन अपना इंतकाम कभी नहीं भूलती। लौट कर आऊंगी। आज से पूरे 25 साल बाद मैं फिर से वापस आऊंगी। तुमसे सबको तुम्हारे लिए सज़ा दूंगी। कभी नहीं भूलूंगी मैंने तुमको, मुझको मेरे बच्चों से अलग किया। अगर तुम लोगों ने मुझे मेरे बच्चों से अलग किया ना, तो तुम लोगों में ऐसा दुनिया से अलग कर दूंगी। वापस आऊंगी। मैं एक डाइन हूँ, याद रखना। डाइन हूँ, डाइन। सायरा की आवाज़ पूरे गांव में गूंज रही थी। जनुबा ने माचिस उठाई और जलाकर सायरा की तरफ फेंक दी। सायरा के पूरे बदन में आग लग गई और वह चिल्लाने लगी। याद रखना, मैं डाइन हूँ, डाइन हूँ। मैं लौट कर आऊंगी। मैं क्या लौट कर आएगी सायरा? मगर कैसे? क्यों? बेखानदान ने ख़त्म किया सायरा को। इसकी आंखों का रंग बदलकर सफ़ेद हो चुका था। इसके खुले हुए बाल खुद ब खुद एक बहुत बड़ी 10 फुट की चोटी में तब्दील हो गए। चोटी कम और एक सांप ज़्यादा लग रहा था। चोटी हवा में लहरा रही थी। इसके छोटे से सफ़ेद नाखून लंबे नीले हो गए। वो ऐसे गुनगुना रही थी कि कोई भी मदहोश हो सकता था। अलियान का पूरा जिस्म पसीने से तर हो चुका था। इसे अपनी मौत सामने दिखाई दे रही थी। डाइन ने पीछे की तरफ छलांग लगाई और दीवार पर चढ़ गई। इसने अपना सर हिलाया और इसकी चोटी हवा में लहराती हुई अलियान की तरफ आई। नहीं नहीं, अलियान बैग नहीं नहीं करते हुए उठ के बैठ गया और गार्ड पर। यह सपना 10 साल से आ रहा है। क्या मतलब है इस सपने का? और वो खूबसूरत सी आवाज़ कौन है जिसके बाल, नाखून, आंखें, सब कुछ अजीब है? अलियान के दिमाग में सवालों का तूफान उमड़ रहा था। गुड मॉर्निंग भाई। अलियान ने देखा आवाज़ इसकी छोटी बहन सारा बेग की थी। क्या हुआ भाई, फिर से वही सपना आया आपको? सारा चलते हुए अंदर आ गई और अलियान के सामने सोफे पर बैठ गई। क्या करूं सारा, आजकल ना ये सपना बहुत ज़्यादा आता है। कन्फ्यूजन सी हो रही है दिमाग में, अलियान ने मायूस होते हुए कहा।
आप फिक्र ना करें भाई, नीचे जाएं, नाश्ता करें, और आज ऑफिस भी छुट्टी है। सारा कहते हुए उठ खड़ी हुई। नहीं सारा, ऑफिस तो जाना है, और आज शायद किसी प्रोजेक्ट के सिलसिले में सिटी से बाहर भी जाना पड़े। अलियान भी उठ खड़ा हुआ। अम्मी अम्मी, आपको पता है आज मुझे प्रोजेक्ट के सिलसिले में कहाँ जाना है? अलियान घर में दाखिल होते हुए खुशी खुशी रिफत बेग के कमरे में दाखिल हुआ। ऐसा कहाँ जाना है जो इतने खुश हो रहे हो? रिफत ने अलियान से मुस्कुराते हुए पूछा। मैंने सोचा हम सब वहाँ चलते हैं, हमारे गांव करतारपुर। क्या? अलियान कहते ही रिफत सोफे से उठ गई जैसे इसे 240 वोट का झटका लगा हो। पापा, आपने मुझे इस वक्त हॉस्टल में यहाँ क्यों बुला लिया? अनीस अब्बासी ने अंदर आते ही अपने बाप हबीब अब्बासी से पूछा, जिसने रात को 1 बजे अनीस को अपने पुराने घर में बुलवाया था। दरअसल बात ही कुछ ऐसी है, अनीस ने तुम्हें बुलाना पड़ा। हबीब ने जवाब दिया। क्या? ये कैसे हुआ और किसने किया? किसी हवाई मखलूक ने या फिर काला जादू? अनीस भी सुनकर शॉक्ड हो गया। नहीं, ये काम नहीं हवाई मखलूक का है, ना जादू। अनीस, मुझे एक बार जनुबा ने बताया था कि जब कोई बहुत ताकतवर काली ताकत लौट आती है ना, तो ऐसा होता है। याद रखना, तुम एक दिन यहाँ खुद लौट कर आओगे। याद रखना, तुम्हें तुम्हारी मौत यहाँ खींच कर लाएगी। मगर क्यों अम्मी? जब मैं 3 साल का था तो हम गांव छोड़कर आए थे और आज तक वापस नहीं गए, क्यों? अलियान ने पूछा तो रिफत के पास कोई जवाब ना था। बोलिए अम्मी, जवाब दें, कोई वजह ना है ना अलियान जो तुम्हें नहीं बता सकती मैं? रिफत बेग ने मुंह फेरते हुए जवाब दिया। अम्मी, आप फजूल में क्यों टेंशन ले रही हैं? कुछ नहीं होता, मेरी बहुत इम्पोर्टेंट डील है और जाना ज़रूरी है। अगर अलियान ने संजीदा लहजे में कहा। मगर अलियान मेरी। अरे क्या हुआ रिफत साहिबा, अब वो इतना कह रहा है तो चल देते हैं ना, अनवर ने अंदर आते हुए कहा। बिल्कुल सही कहा आपने पापा, आप समझाओगे इन्हें? अलियान अब अनवर की तरह इसको नीचे इस तहखाने में ले जाना ज़रूरी है। हाँ अनवर जी, मैं तो ये भूल गई थी, क्योंकि मुझे आज भी सारा का वो रूप याद आ जाता है। मैं एक डाइन हूँ तो दिल सहम जाता है। क्या हुआ पापा, कोई हल मिला? अनीस ने किताब बंद करते हुए पूछा। नहीं अनीस, राज जिन्नात किताब में भी इन सुलेमानी किताबों को ठीक करने का तरीका नहीं मिला। हबीब ने भी लंबा सांस लेते हुए किताब बंद कर दी। अनीस और हबीब सुबह से बहुत किताबें देख चुके थे, मगर दोपहर होने को थी और अभी तक कोई तरीका नहीं मिला था। हबीब मायूस होकर कुर्सी पर बैठ गया। अनीस ने जग उठाकर गिलास में पानी डाला और हबीब को दिया। पापा, आप मायूस मत हो, कोई तरीका मिल जाएगा। मैं वो सामने वाली पुरानी कबर्ड में देखता हूँ, शायद कोई किताब मिल जाए। अनीस कबर्ड की तरफ जा रहा था कि अचानक इसका पाँव फिसला और वो सीधा कबर्ड पर जा गिरा। कबर्ड एकदम जोर से घूमी जैसे कोई दरवाज़ा, और अगले लम्हे अनीस और हबीब दोनों हैरान हो गए, क्योंकि कबर्ड के पीछे बहुत बड़ा कमरा था। हबीब जल्दी से उठा और कमरे के पास आ गया। अनीस भी कमरे के अंदर गया। कमरा बहुत बड़ा था और कमरे में निहायत खौफनाक बदशक्लों की तस्वीरें लगी हुई थीं। कमरे के दरमियान में एक बहुत बड़ी किताब रखी थी और इसके ऊपर एक सुनहरी पत्थर जो चमक रहा था। चलो जल्दी करो सारा, सामान रख लिया ना? मेरे खानदान गांव के लिए निकल रहा था, सिर्फ 2 गाड़ियां ही ले जाते हैं। एक गाड़ी में लियान, रायान, सारा और आयशा, और एक में हम बड़े, अनवर बेग ने कहा। भाई साहब बिल्कुल, मेरा मतलब यही ठीक बोल रहे हैं, अरूसा ने कहा। ठीक है पापा, चले निकलते हैं। अलियान और रयान गाड़ी में बैठ गए। अलियान ने ड्राइविंग सीट संभाल ली, जबकि सारा और आयशा पीछे बैठ गईं। अनवर लोगों की गाड़ी आगे थी। भाई आपको क्या लगता है, हमारी हवेली कोई पुराने बादशाहों की हवेली होगी या मॉडर्न टाइप? सारा ने अलियान को कहा। आई थिंक थोड़ी बादशाहों टाइप की, आखिर हमारे दादा परदादा के ज़माने की हवेली है वो, अलियान ने जवाब दिया। खैर जैसी भी हो, हमें वहाँ सिर्फ एंजॉय करना है और कुछ नहीं, रेहान ने कहा। गाड़ी अब गांव के रास्ते पर चल दी थी। सड़क के दोनों तरफ बहुत बड़ा जंगल था।
ارے بھائی کوئی اچھا سا گانا چلا دو نا، سفر کو تھوڑا انجوائے کرو، آپ کی بار عائشہ نے کہا۔ علیان نے میوزک آن کر دیا۔ بالی ووڈ کا گانا چل رہا تھا، مگر تبھی علیان کو صرف کسی کی گنگنانے کی آواز آنے لگی۔ یہ کیسی آواز؟ بالکل ویسی ہی ہے جیسے خواب میں وہ گنگناتی ہے، علیان نے سوچا۔ یار ریان، یہ میوزک چینج کرو، علیان نے کہا۔ کیا بھائی میوزک چل رہا ہے، ریان نے کہا۔ علیان کو لگا اب وہ سپنا دن میں بھی آنے لگا ہے، مگر تبھی گنگنانے کی آواز آنا بند ہو گئی۔ یہ کمرہ کس کا ہے؟ انیس نے کہا۔ اتنے سالوں تک یہ کمرہ مجھ سے بھی چھپا تھا، حبیب بولا۔ لگتا ہے اس کتاب میں ضرور کوئی بات ہے، تبھی زنوبہ نے یہاں چھپا کر رکھا ہے اسے۔ حبیب کتاب کے پاس جا کے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں پاپا، مگر اس کے اوپر یہ پتھر کیسا؟ انیس پتھر کو دیکھ کر چونکتے ہوئے بولا۔ اس پتھر کو ردواشی پتھر کہتے ہیں۔ یہ ایسا جادوئی پتھر ہے، اس پتھر کو وہی اٹھا سکتا ہے جس نے اسے رکھا ہو، یا پھر وہی جو اس کا خون ہو۔ یعنی اگر اس کو اس ماں نے رکھا ہے تو میں اٹھا سکتا ہوں، انیس نے کہا۔ ہاں بالکل، تم نے صحیح سوچا، حبیب نے کہا۔ انیس آرام سے زمین پر بیٹھا اور اپنے ہاتھ پر پتھر کی طرف بڑھایا۔ احتیاط سے بیٹا۔ جی پاپا۔ انیس نے پتھر کو اٹھایا، پتھر آرام سے انیس کے ہاتھ میں آ گیا۔ تبھی پوری کتاب میں بہت زیادہ روشنی نکلی اور پورے کمرے میں پھیل گئی۔ حبیب اور انیس پیچھے ہٹ گئے۔ اب ہر طرف اندھیرا ہو رہا تھا، گاڑی اپنے راستے پہ رواں دواں تھی۔ تبھی ریحان بولا، گاڑی روکیں بھائی، گاڑی روک، وہ سامنے دیکھیں۔ ریحان نے سڑک کے بائیں طرف جنگل میں اشارہ کیا۔ واہ یار، اتنی بڑی غار، وہ بھی ایسے جیسے بہت سے پتھروں سے بنائی گئی ہو، کیونکہ یہاں کوئی پہاڑ تو ہے نہیں، عائش ایک ساتھ بولی۔ مجھے لگتا ہے پرانے زمانے کے لوگوں کا گھر ایسا ہوتا ہوگا، ریحان نے کہا۔ چلو نا علیان بھائی، چلتے ہیں، سارا نے کہا۔ علیان ابھی بھی غار کو غور سے دیکھ رہا تھا، جیسے کچھ یاد کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ ہاں چلو، علیان نے آہستہ سے کہا اور گاڑی باہر نکال دی۔ واہ یار، کیا بات ہے، آج علیان بھائی نے اجازت دے دی۔ ایسا کیوں لگ رہا ہے جیسے اس جگہ کو پہلے کہیں دیکھا ہو؟ علیان نے غور سے غار کو دیکھتے ہوئے کہا۔ کیا پتا بھائی، جب آپ چھوٹے ہو تو چاچی آپ کو یہاں لے کر آئی ہو، ریحان نے کہا۔ چلو چلو، اس کے پاس جاتے ہیں اور اندر سے بھی دیکھتے ہیں، عائشہ گاڑی سے کیمرہ نکالتے ہوئے بولی، اور سب اس طرف چل دیے۔ تو دوستوں، کیسے لگی آپ کو ایپیسوڈ 1 ناول ڈائن کا انتقام، قسط نمبر 2؟ ڈسکرپشن میں لنک دے دیا گیا ہے، آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ تھینک یو۔